So we started with oxides of the 16 group elements in the previous lecture. Now we continue with the oxides only, the same topic we have to continue. So we start again with the oxides. We continue with oxides mainly. We have discussed that there are two types of oxides, dioxides and trioxides. Dioxides of the type MO2 and trioxides of the type MO3, that is SO2, SeO2 and TeO2, and same way SO3, SeO3 and TeO3 type of dioxides. Now we have completed sulfur dioxide. We started with dioxides and we have completed with sulfur dioxide, that is SO2, where sulfur is bonded to two oxygen atoms via double bond having a p-pi bonding and a d-pi-p-pi bonds. They are discrete molecules and are sp2 hybridized with angular geometry. Now the next oxide is selenium dioxide. Selenium dioxide is SeO2. Now here selenium dioxide exists as a white crystalline solid . अब दो फेजेस हैं, एक गैस फेज में और दूसरा सॉलिड फेज में। तो इन गैस फेज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के जैसा एग्जिस्ट करेगा। So in gaseous phase, it exists as discrete molecular structure similar to SO2. In gas phase, it exists as discrete molecular structure similar to SO2. तो कैसा होगा? Se डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। जैसा SO2 बनता है वैसे ही SeO2 भी बनता है विथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। इन सॉलिड फेज ये पॉलीमेरिक चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन सॉलिड फेज SeO2 forms a polymeric. There is some network issue. मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, मैं लिख तो रही हूँ लेकिन SO2 forms a polymeric chain structure. ये सॉलिड फेज में होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है सॉलिड फेज में पॉलीमेरिक है और गैस फेज में डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जैसा सल्फर डाइऑक्साइड है। नाउ पॉलीमेरिक चेन कैसे बनाएगा? सो सेंट्रल एटम वुड बी Se which combines with a single bonded oxygen and एक डबल बॉन्ड, अगेन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन अगेन Se, अगेन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, फिर O के साथ सिंगली बॉन्डेड, फिर SeO O, और इस तरीके से ये एक लंबी पॉलीमेरिक चेन फॉर्म करता जाएगा, शोइंग द बॉन्ड एंगल्स ऑफ 125 डिग्रीज। Se और O के बीच में
ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, मतलब हर बार SE और O, ये जो बीच का एंगल बनता है, दिस इज 125 डिग्रीज, और ये SE और O के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा, दिस इज 90 डिग्री, 98 डिग्रीज। अलग अलग बॉन्ड एंगल्स, और ये और इस SE के बीच में 90 डिग्री। तो 3 बॉन्ड एंगल्स ये शो करता है with a bond length of 178 picometer and 173 picometer। तो आपको बस इतना याद रखना है कि गैस फेज में और पॉलीमेरिक सॉलिड स्टेट में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। गैस फेज में डिस्क्रीट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। थर्ड टाइप ऑफ ऑक्साइड इज योर TeO2। नाउ TeO2 एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि TeO2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। स्ट्रक्चर सेम होगा, जैसा SO2 का स्ट्रक्चर है वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर होगा, एम्फो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं पढ़ने हैं इसके। ये याद रखिएगा कि इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड as it dissolves or as it reacts both with acids and bases to form tellurides। तो ये एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, टेल्यूराइड्स। एंड POO2 होता है, दिस इज मोर बेसिक देन TeO2। POO2 is more amphoteric than TeO2। So these were your different types of dioxides। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, this exists only in solutions। और ये क्या बनाता है, मतलब SO2 जो होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, SO2 reacts with water to form sulfurous acid, H2SO3, sulfurous acid। और SeO2 जो होता है, ये बनाता है वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SeO3। This is called as selenious acid। That shows that SeO2 and SO2 are acidic oxides. TeO2 is an amphoteric oxide. POO2 is also an amphoteric oxide. So SO2 is acidic. SeO2 is also acidic oxide। So these were the dioxides of the 16 group elements। अब इनकी एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, that property is called as the oxidizing and reducing properties। So reducing, oxidizing properties of dioxides। यहाँ पर अभी हमने देखा था कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, दैट इज मोर स्टेबल देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। इट कैन इजिली कन्वर्ट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट टू +6, और ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज भी कर सकता है, +2 की तरफ भी जा सकता है।
तो सल्फर जो होता है 0 भी अटेन कर सकता है, तो it can increase its oxidation state also and it can decrease its oxidation state also. तो ये दोनों के जैसा काम करेगा, both as an oxidizing agent as well as a reducing agent. So it mainly लेकिन किसके जैसा काम करेगा, क्योंकि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर सकता है और +6 ज्यादा स्टेबल है, तो इट वुड more importantly behave as a reducing agent, as it can increase its oxidation state from +4 to +6, which is more stable. तो ये किसके जैसा sorry, किसके जैसा काम करेगा, it would more behave as a reducing agent. Same way TiO2 जो होता है, ये +4 से भी +6 में जाएगा, लेकिन डाउन द ग्रुप +6 की स्टेबिलिटी कम होती जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +6 इन केस ऑफ टेल्यूरियम. सो दिस वुड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट because lower oxidation state is more stable as we are moving down the group due to inert pair effect. तो TiO2 oxidizing agent जैसा काम करेगा और SeO2 या SO2 reducing agents जैसा काम करेंगे because of its more converting into a more stable oxidation state. Clear? Oxides are of the type. The trioxides of the 16 group elements are of the type MO3, where M is sulfur, selenium, tellurium, and polonium. Now we'll first study the sulfur trioxides, and oxygen also forms a trioxide of the type O3. So O3 is ozone. ऑक्सीजन खुद के साथ ही कंबाइन होके क्या बना लेता है, ओजोन फॉर्म करता है. Then SO3 sulfur trioxide, which exists as gases. So we first start with this. We have to study in detail. We'll be dealing that in further lectures. So sulfur trioxide, that is SO3. Now in SO3 again, sulfur is sp2 hybridized, and the overlap of p orbitals to form SO bonds. अब यहाँ पर जो सल्फर बनता है, सल्फर में again there are the double bonds which have p pi double bonding, and it also shows p pi d pi bonds. ये हम पहले भी देख चुके हैं. So referring back to the structure of sulfur trioxide, sulfur combines with 3 atoms of oxygen via double bonds. यहाँ पर 2 सल्फर एटम्स जो बॉन्डेड हैं, 2 बॉन्ड्स जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में हैं, वो 2 हैं p पाई d पाई टाइप के, और एक है p पाई और p पाई टाइप का. तो सपोज दिस इज अ p पाई बॉन्ड, so both of them would be p pi and d pi. Again this is d pi p pi bonds present in sulfur trioxide. It shows a resonance hybrid, and the bonds, again if this was p pi तो अभी हो जाएगा p pi d pi. This would be p pi, and again this would be p pi d pi, and again it would resonate to form p pi d pi, p pi d pi, and p pi. तो ये p pi d pi p pi था, तो अब हम इसको लिख देते हैं p pi. This would be p pi d pi, and again this would be d pi p pi. Now if this was p pi, now this would be p pi and p pi bonds. ये हो जाएगा p pi and d pi, and this would be again d pi and p pi bonds. So this is the structure of sulfur trioxide, where sulfur is sp2 hybridized,
with different types of bonding. All these sulfur molecules in gaseous state SO3 exists as discrete molecules, and all these molecules are held by weak van der Waals forces of attraction. They are all held together by weak van der Waals forces of attraction. They all exist as planar molecules, trigonal planar molecules in gas phase at room temperature. So these are the characters of SO3, that they are discrete diatomic, they are discrete molecules, and all are held by weak van der Waals forces of attraction, and they all are trigonal planar at room temperature. अब सॉलिड स्टेट में ये साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये आपको याद करना है या मेमोराइज करना है कि सॉलिड फेज में भी ये एग्जिस्ट करता है. सो इन सॉलिड फेज ये साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ट्राइमर मतलब 3 molecules of sulfur dioxide are linked to each other in a form of a circular structure. Every sulfur atom is bonded to an oxygen atom in this way, and simultaneously it is bonded to double bonded oxygen. So this is the cyclic trimer structure of sulfur trioxide, that is SO3 whole thrice, in which each sulfur is bonded to oxygen atoms. ये solid phase में linear polymeric chain भी बनाता है. Linear polymeric chain is again SO इस टाइप से अपनी एक लीनियर पॉलीमेरिक चेन फॉर्म करता है ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन सॉलिड फेज. एनी डाउट्स अप टिल हियर? Next oxide is selenium trioxide. SeO3 जो होता है, it exists as cyclic tetramer. मतलब 4 मॉलिक्यूल्स जो होंगे Se4O12 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू polymeric structure. Again solid state में ये polymeric form में exist करता है. Again 4 selenium atoms are all bonded to oxygen simultaneously. इस तरीके से. और this is Se4O12.
and this is existing in the form of cyclic tetramer. और किस स्टेट में है ये? दिस इज साइक्लिक टेट्रामर इन सॉलिड स्टेट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी ट्राईऑक्साइड्स होते हैं, ऑल ट्राईऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. जैसे वहां हमने पढ़ा था डाइऑक्साइड्स में कि 2 डाइऑक्साइड्स एसिडिक हैं और 2 डाइऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, वैसे ही यहाँ पर जितने ट्राईऑक्साइड्स हैं वो सब एसिडिक हैं. नाउ हाउ डू यू डिटेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड? ये तो आपके 2 टाइप के ऑक्साइड्स हो गए. अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड acidic radicals में. This is one of the gaseous product which you need to identify. तो सल्फर डाइऑक्साइड का डिटेक्शन कैसे करते हैं? तो पहला है बाय इट्स स्मेल, ठीक. दूसरा है इट गिव्स अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर या बर्निंग सल्फर. दूसरा बाय यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर, और वो ऑरेंज कलर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्रीन में. सो SO2 टर्न्स अ येलोइश ऑरेंज पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर green due to formation of chromium sulfate. तो क्या रिएक्शन बनेगी? यू आर यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस एसिडिफाई किया आपने H2SO4 से और उसको रिएक्ट कराया सल्फर डाइऑक्साइड से. तो जो क्रोमियम था दैट गॉट कन्वर्टेड टू क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 होल थ्राइस. Along with that, it formed potassium sulfate and water. So yellowish orange जो था that got converted to green. तीसरा टेस्ट है, you can also test it. It turns starch iodate paper blue due to the conversion of iodate into iodine. तो जैसे आयोडीन में कन्वर्ट होता है तो आपका स्टार्च आयोडेट पेपर ब्लू हो जाता है. क्या होगी रिएक्शन? अगेन KiO3 that is potassium iodate reacts with sulfur dioxide. It is moistened, so we'll write water. Iodate gets converted to iodine, potassium hydrogen sulfate, and along with that sulfuric acid is also formed. So these are the ways in which you can detect the presence of sulfur dioxide. एंड मेनली आप एसिडिक रेडिकल्स का जब डिटेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको सल्फर डाइऑक्साइड को आपको डिटेक्ट करना होता है. क्लियर? नेक्स्ट, दिस फिनिशेस योर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ 16th ग्रुप. नेक्स्ट इज योर हेलाइड्स ऑफ द 16th ग्रुप. Halides of oxygen family. Now here halides of oxygen family, normally they react with halogens to form hexahalides. क्या बनाते हैं ये? हेक्साहेलाइड्स फॉर्म करते हैं. इसमें भी फ्लोरीन जो होता है सिर्फ वही रिएक्ट करता है हैलोजन से. तो दे फॉर्म्स रिएक्शन ऑफ
16 group reacts with elements of 16 group reacts with fluorine to form hexafluorides. So hexahalides हम पढ़ते हैं. So only fluorine forms hexafluorides. And what type of hexafluorides they form? SF6, SEF6 and TEF6. जिसमें SF6 is more stable than SEF6 and then TEF6. Mainly आपको SF6 के बारे में याद रखना है. क्वेश्चन इसी पे बनता है. So SF6 is colorless, odorless and a non-toxic gas. At room temperature, and it is thermally stable. Thermally stable होगा मतलब आप हीट करेंगे तो ये डिसोसिएट नहीं होगा. And it is chemically inert. अब ये क्यों है केमिकली इनर्ट? तो इसका रीजन इसके स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है. जो सल्फर है वो अपने 6 तरफ से फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है. इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसके सब तरफ किससे बॉन्डेड है? वो फ्लोरीन से. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये शो करता है. BSEPR थ्योरी में एक क्लासिकल एग्जाम्पल था एक. The reason for chemical inertness is because it is protected by fluorine on all its sides, and therefore sulfur is protected by the attack of reagents. कि इसका हाइड्रोलिसिस फेवरेबल नहीं है, cannot be favored. और जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज आप बढ़ाते जाओगे, स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा वो डिक्रीज होता जाता है और धीरे धीरे हाइड्रोलिसिस इजी हो जाती है. So it forms an important question here. Why SF6 cannot be hydrolyzed? So why it cannot be hydrolyzed? Because it is chemically inert. And why it is chemically inert? Because it is the small sulfur atom. This is the small sulfur atom is protected by 6 fluoride ions on all its sides. I'm sorry. And hence cannot be attacked by reagents. This is the reason for its chemical inertness. ठीक, बाकी जैसे जैसे साइज ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज होता जाता है, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज हो जाती है. तो ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस का ट्रेंड जो होगा दैट इज SF6 poorly hydrolyzed, then SEF6 थोड़ा आराम से, और TEF6 उतने ही आराम से, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती जाती है. So this SF6 shows what kind of structure? It shows an octahedral geometry, sp3d2 hybridization. So this was the hexahalide जो आपको पढ़ना था. टेट्राहेलाइड्स, टेट्राफ्लोराइड्स भी स्टेबल होते हैं, जैसे SF4, SEF4, TEF4. इसमें SF4 इज अ गैस, TEF4 और SEF4 दोनों ही लिक्विड और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. So this is the halides of oxygen family.
मेनली हेक्सा हेलाइड्स पढ़ना है, उसमें भी हमको SF6 ज्यादा अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि SF6 पे क्वेश्चंस बनते हैं. So remember this SF6. So any doubts up till here?